आज हमारा टॉपिक रहेगा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला हम कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे विकास हुआ, पूरा मैप से समझाऊंगी मैं आपको। और ये देखो आप जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसके 7 नगरों का पूरी डिटेल से वर्णन बताऊंगी और क्या क्या है वो पूरी डिटेल से समझाऊंगी मैं आपको। और स्थापत्य कला ये देख सकते हो, नोट्स बनाए मैंने, कला के प्रकार क्या क्या है, तो कहाँ से बनाए पहले हमारा टॉपिक देख सकते हो आप। ये हमारा टॉपिक है आज, स्थापत्य कला जो लास्ट में रहा है, और चित्रकला एक और रह गया है। बाकी ये सब टॉपिक मैंने करवा ली, अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखो तो देख लेना। कल मैंने मूर्तिकला करवाया था, एक ही वीडियो में पूरा कर दिया टॉपिक। मूर्तिकला भी पढ़वा दी, सॉरी मौर्य और मर्दबांड, जिसमें गैरिक हैं, चित्रित है, उत्तरी काले मर्दबांड हैं और लाल काले हैं, 4 प्रकार के, और ओरेंटाइन है, 5 प्रकार के मर्दबांड थे ना, वो पूरी डिटेल से पढ़ा दिए मैंने। कहाँ से प्रथम मिले थे, सर्वाधिक कहाँ से मिले थे, और उसकी विशेषताएं, और उसका कालखंड, हड़प्पाकालीन कौन से थे, और हड़प्पाकालीन कौन से थे, वैदिक सभ्यता के कौन से थे, जितने भी पूरा पाषाणकालीन थे ना, महाभारत कालीन कौन से थे, वैदिक सभ्यता में और गुप्त काल में जितने भी थे ना, वो पूरी डिटेल से मैंने पढ़ा दिए है। मर्दबांड अगर नहीं देखे तो देख लेना। अब आज हमारा होगा स्थापत्य कला, जो प्राचीन भारतीय स्रोत से टॉपिक चल रहे हैं, जो पुरातात्विक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत के पूरा डिटेल से मैंने वीडियो बना लिए हैं और आपको शेयर भी कर लिया है। अगर नहीं देखे हो तो मेरे पिछले वीडियो देख लेना, और वहाँ प्ले लिस्ट भी बना दी है मैंने। तो स्थापत्य कला के प्रकार कितने, कला के वास्तुकला भी कहते हैं, और इसके प्रकार है ना, ये 3 प्रकार की होती है स्थापत्य कला। मूर्ति या वास्तुकला एक ही है, और चित्रकला, इसमें मूर्तिकला भी हमने पढ़ दिया है। चित्रकला एक टॉपिक रह गया, वो देखते हैं। पहले स्थापत्य कला पढ़ेंगे, फिर चित्रकला भी पढ़ेंगे, क्योंकि चित्रकला का प्रारंभ भी पूरा पाषाण काल से होता है। स्थापत्य कला का भी जो प्रारंभ है ना, वो भी प्राचीन काल से होता है। फिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, वो देख सकते हो आप स्थापत्य कला में। तो मध्य पाषाण काल में जो स्थापत्य कला थी वो पढ़ेंगे। फिर नव पाषाण काल में मृदबांड है, भवन निर्माण पढ़ेंगे। मृदबांड हमने पढ़ दिए नव पाषाण कालीन के। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है ना, जैसे स्नानगार है, नगर नियोजन है, अन्नागार है, गोदी बाड़ा है, सभा भवन, ये सब क्या स्थापत्य कला के प्रकार हैं, ये सब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर हम पढ़ेंगे वैदिक काल में। वैदिक काल में हम पढ़ेंगे नगर स्थापना और भवन पढ़ेंगे, 2 टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ से जो स्थापत्य कला में आते हैं। फिर पढ़ेंगे मौर्य काल में स्मारक, अशोक के अभिलेख, मंदिर निर्माण, स्तूप कला में भी 2 पढ़ेंगे, विहार निर्माण और चैत्य कला, 2 प्रकार की, ये यहाँ से भी हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे गुप्त कला में, जहाँ मंदिर निर्माण शैली है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली है ना, ये गुप्त काल में आती है। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सल्तनत कालीन। अभी स्टार्ट नहीं, अब प्राचीन भारतीय हम पढ़ रहे हैं, तो सल्तनत कालीन बाद में पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल में जो स्टार्ट हुआ ना, वहाँ से अब मैं पढ़ा दूँ, फिर आपको मैप से समझाऊंगी। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हुई थी, जहाँ हमने बागुर सभ्यता भी देखी थी, जो राजस्थान में, और बागुर सभ्यता असिस्टेंट प्रोफेसर का भी टॉपिक है। और जो मैं पढ़ा रही हूँ ये असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट और स्कूल व्याख्याता और राजस्थान सेट, इन चारों में ये टॉपिक आते हैं, इसलिए मैं ये सब पढ़ा रही हूँ आपको। और चौपासनी मांडो है ना मध्य पाषाण काल में, जहाँ 14 झोपड़ियों के प्रमाण यहाँ से मिले थे। सर्वप्रथम स्थापत्य कला का प्रमाण भी चौपासनी मांडो था, लेकिन सर्वप्रथम कहाँ मिले थे वो मैप से समझाऊंगी अभी। और ये बाद में मिले थे, जहाँ सर्वाधिक मिली थी 14 झोपड़ियाँ, जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की थी। एक स्थान राजस्थान में बागुर में भी स्तंभ ग्रत के प्रमाण मिले। तो बागुर स्थान है ना, स्तंभ ग्रत क्या होता है वो भी मैप से समझाऊंगी अभी मैं। और नवपाषाण कालीन स्थापत्य कला, नवपाषाण काल में हमने पढ़ा था गुफ्र काल और ब्रूजोम, जो जम्मू कश्मीर में है। और वहाँ से गर्तवास, जम्मू कश्मीर में जो मकान मिले थे ना, वहाँ जो निर्माण की कला थोड़ी सी अलग हो गई थी, क्योंकि पहले तो घास फूस के मकान मिलते थे, फिर यहाँ आके इन्होंने दीवारों पे लेप बना के फर्श पर भी लेप का निर्माण कर दिया। तो ये इनका अलग तरह निर्माण की अलग प्रक्रिया थी, जो नवपाषाण कालीन थी, और ये भी स्थापत्य कला में आता है। इस काल में चाक का प्रयोग भी हुआ था, हमें पता है, क्योंकि मृदबांड है ना, पहले चुटकी यानी कि हाथों से बनाए जाते थे पूरा पाषाण काल में। जो हमने मल मूर्तियाँ देखी थी, पुरानी जो मूर्तियाँ भी थी, चाक भी थे और बर्तन भी थे, जितने भी हमने बर्तन देखे थे वो मिट्टी के बने थे। लेकिन जब नवपाषाण काल आया तब चाक का प्रयोग हुआ और व्यवसाय भी शुरू हो गया था, क्योंकि बर्तन ज़्यादा बनने लगेंगे ना, क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हुआ, तो वहाँ अनाज ज़्यादा हो गया, तो अनाज को रखने के लिए परिवार भी ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि ये समूह में आकार में रह रहे थे, तो बर्तन भी चाहिए थे। तो इन्होंने चाक का आविष्कार किया था, और चाक के आविष्कार से इन्होंने अपना उद्योग भी शुरू कर दिया, यानी बर्तनों का व्यापार भी शुरू कर दिया था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में कुल 7 नगर हैं, जहाँ धोलावीरा है, लोथल है, और बनावली है, चंदूड़ो है,
और जितने भी स्थल हमने देखेंगे ना वो सारे देखेंगे मैप से और उसकी बनावट भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्थापत्य कला का प्राचीन। ये भारत का मैप बनाएंगे, अगर आप भारत का मैप नहीं बनाए तो आप समझ में नहीं आएगा आपको। और इसको बना के हम पढ़ेंगे पहले कि स्थापत्य कला कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई। तो यहाँ जो हम देखेंगे ना, गंगा नदी आती है यहाँ से गंगा नदी आती है। यहाँ गंगा नदी क्षेत्र विकसित हुआ और यहाँ क्या था, सतपुड़ा जो थी ना, विंध्य पहाड़ियाँ। तो पहले मानव है ना यहाँ रहता था। तो प्रथम में जो मानव की रहने की जो बसावट थी ना वो पहाड़ों में थी। आपको पता है मानव अजंता की जो गुफाएं थी हमने देखी थी, भीमबेटका की गुफाएं, वहाँ चित्रकार मिली है, शैला चित्र मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि मानव पहले गुफाओं में रहता था। तो उसके निर्माण की व्यवस्था क्या थी, रहने की व्यवस्था गुफाएं थी। लेकिन पत्थर की गुफाओं में रहने से उसको खाना तो मिल नहीं सकता था, उनको खाने की तलब। फिर गंगा जो नदी आई, यहाँ मैदानों का निर्माण हुआ, घास फूस हुए, जंगल हुए। तो यहाँ से मानव है ना यहाँ से चल के ये नदियों की तरफ जाने लगा, क्योंकि पानी की ये जो नदियाँ थी ना ये नित्यवानी थी, ये पहाड़ों से निकलती थी। और इन नदियों के किनारे ही गुफाओं में मानव रहता था, क्योंकि उसको पानी की जरूरत होती थी तो पानी भी मिल जाता था। और जो बारिश से डरना, बारिश की वजह से गुफाओं में रहना, बारिश की सुरक्षा के लिए, फिर धूप से बचने के लिए, जंगली जानवरों से बचने के लिए ये गुफाओं में रहता था। फिर इनको जरूरत जब खाने की होती थी तब ये जंगलों में जाते थे। तो यहाँ नदी घाटी में ये सब आए, यहाँ आके जब इनको आए और शिकार करके वापस चले गए, क्योंकि जहाँ गंगा नदी घाटी है ना, सर्वप्रथम यही मिले थे। चौपासनी माडो जो है सर्वप्रथम स्थल है। लेकिन यहाँ से जब ये शिकार करने के लिए जाते थे तो यहाँ पत्थर मिले ना गंगा घाटी में, वो सब विंध्य पहाड़ियों के मिले थे। जितनी भी गुटिकाएं वगैरह सब मिली थी, क्योंकि ये पत्थर यहाँ से साथ लेकर जाते थे और वहाँ जाके ये शिकार करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या, ये शिकार करके वापस आना वापस जाना, क्या हुआ पता है, कभी शिकार नहीं मिला तो वापस कैसे आना। तो फिर इन्होंने यहीं अपने आवास स्थान बना लिए, यहीं अपने रहने के लिए घास फूस की जो झोपड़ियाँ हैं वगैरह हैं आवास की बना ली। लेकिन पत्थर का निर्माण इन्होंने नहीं किया था, मिट्टी और घास फूस की बनाई थी। जहाँ बम्बू के जो बांस के वृक्ष थे वहाँ से बनाए थे। यहाँ गर्त आवास के आवास है ना, गर्त आवास यानी कि ऐसी लकड़ियाँ ना, ऐसी लकड़ियों के अवशेष मिले जो आधी जमीन में है, जो तो उसके निशान रह गए हैं, बाकी तो ये लकड़ियाँ अभी नष्ट हो गई हैं अभी, लेकिन इन निशान मिले जिससे हम पता चलता है कि ये स्तंभ लगाए थे इन्होंने अपनी झोपड़ियों के लिए। तो स्तंभ के आकार पर हम पता चलता है कि यहाँ से मानव ने सर्वप्रथम निवास स्थान या निर्माण की प्रक्रिया, रहने की प्रक्रिया शुरू की थी। जो चौपासनी मांडो है स्तंभ ग्रंथ मिले थे। लेकिन ऐसे स्तंभ ग्रंथ है ना, राजस्थान की बागोर सभ्यता हमने पढ़ी थी, जो मध्य पाषाण कालीन स्थल है वहां भी स्थल मिले थे। स्तंभ कौन से स्तंभ, जो लकड़ियों के स्तंभ थे, जो जमीन में गाड़ के उसका स्थान रह गया था। लकड़ियां तो नष्ट हो गई थी लेकिन उसका निशान अभी भी गड्ढे रह गए थे, उसके अनुसार इन्होंने ये कहा था। तो सर्वप्रथम जो स्तंभ के जो साक्ष्य मिले थे ना, वो एक तो सराय राय और एक महागढ़ा है ना, ये नवपाषाण कालीन स्थल है, यहाँ यूपी में ही है वो भी। तो वहां से मिले, फिर स्तंभगढ़ बागोर से भी मिले थे, जिससे हमें पता चलता है कि निर्माण की प्रक्रिया या रहने की जो प्रक्रिया थी यहाँ थी। और चौपासनी मांडो यहाँ है, यहाँ से हमें 14 झोपड़ियाँ मिली थी। 14 झोपड़ियों के अवशेष मिले थे जो मधुमक्खी के सत्ते के आकार की थी। जैसे कि मधुमक्खी का सत्ता कैसा होता है, ऐसा होता है ना, ऐसे सत्ते होते हैं ऐसे। तो इन सत्ते के आकार की झोपड़ियाँ मिली थी यहाँ 14 प्रकार की, है ना। आगे हम देखेंगे तो बसावट का क्रम भी यही से नवपाषाण काल में हुआ था स्टार्ट तो, लेकिन पूरा पाषाण काल में भी मानव यहाँ आके रहने लग गया था, उनको रहने की जरूरत हुई थी। फिर एक तो रह नहीं सकता क्योंकि शिकार में जाते तो ये समूह में रहना शुरू कर दिए थे, और यहाँ समूह निर्माण हुआ, स्तंभ गर्त भी मिले थे। और उसके बाद हम देखेंगे नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल कहाँ था, यहाँ था मेहरगढ़ था, आपको पता है मैंने मेहरगढ़ पढ़ाया था। तो यहाँ से आयताकार मकान के भी साक्ष्य मिले थे। कैसे मिले थे, ऐसे आयताकार मकान के साक्ष्य भी मिले थे ऐसे। तो कच्ची ईंटों के थे ये भी। लेकिन यहाँ जो जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ गर्त आवास मिले थे, जमीन के अंदर मकान मिले थे। गर्त आवास कहाँ मिले थे, तो जम्मू कश्मीर में मिले थे, वो भी रहने के लिए थे। लेकिन यहाँ आयताकार कच्चे मिले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर है ना स्थान, वहाँ से जो उनकी दीवारें थी ना, वो मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी की लेप की हुई दीवारें थी यहाँ गर्त आवास में। तो फिर ये कहाँ मिले थे, तो कोलडीवा और महागढ़ा दो मैंने अब यहाँ चौपासनी माडो बता दिया, जहाँ स्तंभ ग्रंथ मिले और 14 झोपड़ियाँ मिली। उसके बाद यहाँ जो स्थल मिले थे ना ताम्रपाषाण कालीन में, कोलडीवा और महागढ़ा 2 स्थल थे। और यहाँ से भी वर्ताकार झोपड़ियाँ मिली थी, गोलाकार और वर्ताकार झोपड़ियाँ कहाँ मिली थी, यहाँ मिली थी। ऐसी वर्ताकार झोपड़ियाँ जैसे कि ऐसे गोल आकार में रहती थी, और यहाँ से ये सब झोपड़ियाँ
और यहाँ से भी ये झोपड़ियाँ ऐसे वर्ताकार यानी एक ही गोले में रहते थे वो सारी जो झोपड़ियाँ बना के रहते थे। तो ये कोलडीवा और महागढ़ा जो यूपी क्षेत्र में है, बोलन घाटी में, और यहाँ से भी मिले थे। उसके बाद हम देखेंगे ताम्रपाषाण काल में कच्ची ईंटों के मकान कहाँ कहाँ मिले थे, तो आहर से भी मिले थे ताम्रपाषाण काल में, और कच्ची ईंटों के मकान, और यहाँ से भी हमने बता दिया मेहरगढ़ से मिले थे। लेकिन एकमात्र स्थल आपको पता है राजस्थान में था गिल्लुंड, वहाँ से पक्के ईंटों के मकान मिले थे। कैसे मिले थे? पक्के ईंटों के। उसके बाद हम कालीबंगा देखेंगे, जब वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल देखेंगे। मालवा संस्कृति आपको पता है, जब मैंने पढ़ी थी ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, वो भी मालवा संस्कृति भी यही थी, और कायता संस्कृति। यहाँ आयताकार मकान मिले थे, और जो आयताकार मकान मिले थे, यहाँ जो मेहरगढ़ में जो आयताकार मकान मिले थे ना, वो 4-5 कमरों के थे। और यहाँ जो आयताकार मकान मिले थे ना, कहाँ? मालवा संस्कृति में और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में थी। तो जोरवे संस्कृति में मकान मिले थे, जो आयताकार मकान मिले थे, ये महाराष्ट्र में। जो अगर आपने प्राचीन ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता नहीं पढ़ा हो तो मेरी वीडियो देख लेना। यहाँ जो आयताकार मकान मिले थे ना, वो संभवतः क्या कहा गया कि ये गांव के मुखिया का मकान होता था। किसका? बाकी सबकी क्या होती थी? ऐसे गोलाकार झोपड़ियाँ होती थी सबकी, तो ऐसे गोलाकार झोपड़ियों में रहते थे। लेकिन एक मकान ऐसा होता था जिससे हम मुखिया का मकान मान सकते हैं, और मुखिया के मकान की संख्या दी गई उसको। कहाँ से? जोरवे संस्कृति से। लेकिन जब मालवा संस्कृति में ऐसे ही मकान एक मिला, आयताकार मकान मिला, कहाँ? मालवा संस्कृति यही थी, जो कायता है वगैरह है, कायता से मिला था। और कायता से आयताकार मकान की एक ऐसा मिला है जहाँ से हम हमें ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये एक पुरोहित का आवास था। क्या था? यहाँ पुरोहित के आवास के भी साक्ष्य मिले थे, यानी कि मान सकते हैं यहाँ बड़ा मकान है और बाकी सब झोपड़ियों में रह रहे हैं, तो यही कह सकते हैं कोई बड़े लोग ही होंगे जिसका ये पुरोहित का आवास माना गया। उसको क्या? पुरोहित का आवास। इस तरह बाकी सबकी गोलाकार झोपड़ियाँ थी। इनाम गांव यहाँ था ना, इनाम गांव जो जोरवे संस्कृति में था, वो किलेदार झोपड़ी थी, यानी कि प्राचीर युग थी। उसके चारों तरफ क्या थी? खाई थी। तो यहाँ भी ये मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मकान देखेंगे ना, तो क्या निर्माण था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने जो शहर बनाया ना, ये आप देख सकते हो, ये सिंधु घाटी सभ्यता। आज मैं आपको सिर्फ कहानी से समझाऊंगी, नेक्स्ट में वीडियो नोट्स दूंगी आपको। तो ये मोहनजोदड़ो, और ये हड़प्पा, और ये कालीबंगा, और ये लोथल, और ये चंदूड़ो, और ये बनवाली, ये देखा आपने। और यहाँ से आप देखोगे तो ये धोलावीरा है। तो यहाँ जो पहले देखेंगे मोहनजोदड़ो का पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, ये दो स्थल थे। और ये पूर्वी टीला और ये पश्चिमी टीला थे। तो पूर्वी टीला ना, उसको क्या किया गया था? ये ऊपर उठाया हुआ है, आपको पता हो तो। क्यों उठाया था ऊपर? क्योंकि यहाँ संभवतः ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे, इसलिए उसको उच्च वर्ग के लोगों को पे कहा सका, या जो पुरोहित वगैरह होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो रहते होते। तो इसका क्या किया हुआ है? इसको पहले रेत डाल के इसको ऊंचा किया गया, फिर उसके चारों तरफ इसको दीवार बनाई गई। इसकी नहीं बनाई गई, सिर्फ एक पश्चिमी दुर्ग की दीवार बनाई गई, जो प्राचीर युक्त है। जो कहते हैं ना हम कि प्राचीर युक्त दुर्ग ये थे। प्राचीर युक्त सभ्यताएं थी कौन सी? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है। फिर यहाँ हड़प्पा में भी यही हुआ, इसको भी ऊंचा उठाया और इसकी भी ऊंची दीवार बना ली, ये रास्ता है। फिर कालीबंगा में क्या हुआ? पहले ये विकसित हुआ, उसके बाद कालीबंगा जो नगर है ना, वहाँ कच्ची ईंटों की, जो यहाँ पक्की ईंटों के, जो कच्ची ईंटों के पक्की ईंटों के मकान मिले थे, लेकिन यहाँ कच्ची ईंटों के मकान थे। क्यों? क्योंकि यहाँ भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं हमें, तो क्या पता ये नष्ट हो गई होगी। लेकिन इसकी फर्श मिलती है ना, वो पक्की ईंटों की, और फर्श अलंकृत फर्श है, इन सब से विकसित है। तो यहाँ आके इन्होंने क्या किया? उनको दो भागों में बांटा दीवारों से। पहले तो इनको ऊंचा करके अलग किया था, जो जमीन थी ना इसको ऊपर किया था, लेकिन यहाँ इसको दो भागों में यहाँ दीवार से काट दिया, फिर उसके पूरे चारों तरफ उसको दीवार बना दिया, यानी प्राचीर बना दी। तो ये भी प्राचीर युग थी, लेकिन पूर्ण दुर्ग से प्राचीर युग थी। लेकिन यहाँ सिर्फ वही प्राचीर युग था जहाँ सामंत या संपन्न लोग रहते थे। उसके बाद लोथल में हम देखेंगे, यहाँ इसको कोई अलग नहीं किया गया, इसको पूरी की पूरी उसकी दीवार बना दी गई, और उसको भी पूरा का पूरा सुरक्षा की दृष्टि से किया गया। चंदूड़ा का दुर्गीकरण नहीं हुआ, एकमात्र ऐसा है जो चंदूड़, उसका दुर्गीकरण नहीं किया गया। बनावली में वॉश बेस यानी कि होते थे ना हम हाथ धोने के, बाकी सब जगह हमें टॉयलेट के भी मिलते हैं, मकान के भी मिलते हैं। बनावली में वॉश बेस, हाथ धोने के भी साक्ष्य मिलते हैं। ये बनावली था। सिर्फ मैं आपको मैप से आज कहानी से समझा रही हूँ, नेक्स्ट में आपको नोट्स दूंगी। ये धोलावीरा है। धोलावीरा को 3 स्तरों में काटा गया। क्या? धोलावीरा एक स्थल ऐसा था, इसको 3 स्तरों में काटा गया, ऐसे 3 भाग बनाए, और तीनों का पहले दुर्गीकरण यानी कि प्राचीर युक्त किया, फिर पूर्ण का दुर्गीकरण किया गया था। और फिर उसको देखेंगे हम,
ये जो थे ना ये स्थल सब थे दरवाजे। यहाँ इनके दरवाजे मुख्य सड़क पर, ये मुख्य सड़क है, यहाँ नहीं खुल के यहाँ गली के दरवाजे होते थे ना, या छोटी छोटी गलियाँ होती थी, वहाँ उनके दरवाजे खुलते थे। किसके? कालीबंगा और यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन एक जो धोलावीरा था ना, नहीं सॉरी, लोथल एक ऐसा स्थान था जहाँ उसके दरवाजे मुख्य सड़क पे खुलते थे, क्योंकि लोथल आपको पता है बंदरगाह रहा था वहाँ प्राचीन काल में, तो यहाँ ऐसे दरवाजे उसके खुले हुए थे। तो ये मैंने आपको मैप से समझाया है। नेक्स्ट मैं आपको पूरा वीडियो दूंगी और नोट्स दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉइंट में।